हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट करने के बाद लेक्चर 4 का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर लेक्चर 4। ठीक है, लेक्चर 4 में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ही अगले पार्ट में एंट्री करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि अगला लेक्चर्स होगा शून्य अवयव से बातें होंगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, समझेंगे। शून्य अवयव किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम रखा हुआ है शून्य अवयव। शून्य अवयव हम लोग किसे कहते हैं? नाम क्या है? शून्य अवयव। वैसे अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। चाहे वो कितना भी कोटि, कितना भी कोटि का हो, वर्ग हो या आयताकार हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मतलब होता है कि इसके अवयव जो भी होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं शून्य अवयव। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में 0 0 0, यानी कोई भी अवयव लिखेंगे तो 0 ही होगा और कुछ नहीं। अगला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अगर हम लोग इसे बोलेंगे तो यह कितने रो है, कितने पंक्ति हैं? 3। और ये क्या है यहाँ पर? स्तंभ, यानी कि इसकी संख्या कितनी है? 3/1, यानी कि यह एक आपका शून्य अवयव है जो 3/1 कोटि का है। इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यह एक शून्य अवयव है जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 है, और स्तंभ की संख्या जो है वो कितना है? 3। तो ये एक वर्गाकार अवयव हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसे O3 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? O3। यानी कि O3 का मतलब ये नहीं समझना है विद्यार्थी ओजोन गैस। अपने मैथ की ही दुनिया में रहना है। मैथ की दुनिया में क्या समझना है इसे? शून्य अवयव कितने कोटि का? 3 कोटि का। तो आइए इसके परिभाषा को अब हम लोग समझ लें। शून्य अवयव जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे? नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का है या नल मैट्रिक्स का है या शून्य अवयव का है, तीनों का मतलब एक ही है। और परिभाषा इसका क्या होगा? उस अवयव को शून्य अवयव कहते हैं जिसके प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर होते हैं या प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चंस का देखते हैं, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चंस का देखते हैं, इसी तरह से इसका भी कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट में क्या बात है ध्यान देंगे। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या कि a इक्वल टू कितना है यहाँ पर? aij m/n एक शून्य अवयव होगा। कब होगा? जब हम लोग बोलेंगे यह शून्य अवयव होगा। कब होगा? जब aij जो होगा, यानी कि a अंदर में है और इसे बोलते हैं अवयव, और इसका प्रत्येक अवयव जो होगा वो क्या होगा? शून्य। aij जो अवयव के अंदर रहता है, ब्रैकेट के अंदर रहता है, उसे अवयव का अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अवयव का अवयव। तो अवयव का अवयव जो होगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे शून्य अवयव, इसलिए aij का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका विद्यार्थी शून्य अवयव। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे इसके अगले लेक्चर्स की ओर, इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसका पीडीएफ नोट्स स्टडी मटेरियल में ऐप्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐप्स का नाम है कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। ठीक है, आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। प्ले स्टोर से जाकर कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर ऐप्स को डाउनलोड करें और बैच ज्वाइनिंग के लिए कॉन्टेक्ट करें 9122505252 पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं हम लोग इसके अगले लेक्चर्स की ओर। इसका अगला लेक्चर्स, अगला टाइप है वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव। देखेंगे वर्ग, नाम से ही स्पष्ट है विद्यार्थी, वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव, जिसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि चारों तरफ से बराबर हो। तो अवयव किससे बना होता है? अवयव बना होता है पंक्ति और स्तंभ से। बराबर करने के लिए भूमिका कौन निभाएगा स्टूडेंट्स? तो बराबर करने के लिए भूमिका निभाने वाला है कौन? पंक्ति और अगला स्तंभ। यानी कि उस अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 3, और स्तंभ की संख्या कितनी है? 3।
यानी कि उस अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे जिसमें पंक्ति की संख्या, जिसमें स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। ठीक है, यानी एनआर बराबर क्या होना चाहिए, एनसी। ठीक, चलिए तो परिभाषा एक बार सुन लिया जाए। उस अवयव को वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान होती है, जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अब बताइए क्या शर्त होगा, कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग अवयव होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब इसमें पंक्ति की संख्या ये है m और स्तंभ की संख्या कौन है, n। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका शर्त बना देंगे m बराबर क्या होना चाहिए, n। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ध्यान देंगे। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं यहाँ पर। जैसे कोई बोल देगा कि वर्ग अवयव, ठीक है, एक वर्ग अवयव लिखिए जो एक कोटि का हो। वर्ग अवयव एक कोटि, एक कोटि, ध्यान देंगे। एक कोटि का वर्ग अवयव लिखना है, मतलब एक कोटि का मतलब है 1/1। और जब अवयव अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, यानी कि हम लोग लिख देंगे ए अवयव हो गया, एक पंक्ति एक स्तंभ, यानी कि इसका अवयव हमें दिखेगा A11 के रूप में। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे दो कोटि का वर्ग अवयव लिखना है। कितने कोटि का वर्ग अवयव लिखना है, दो कोटि का वर्ग अवयव, दो कोटि का वर्ग अवयव। ठीक है, दो कोटि का वर्ग अवयव, ध्यान दिया जाए। अगर दो कोटि का मतलब इसका सेंस है, अगर मान लीजिए कोई अवयव भी है, इसका सेंस है स्टूडेंट्स कि दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला अवयव, दो पंक्ति दो स्तंभ वाला अवयव, यानी कि हो जाएगा A11 A12। अगला क्या बोलेंगे, A21 और अगला हो जाएगा A22। ठीक है, A11 A12 A21 A22, तो ये हो जाएगा B। अब हम लोग बात करेंगे तीन कोटि का वर्ग अवयव। कितने कोटि का, तीन कोटि का वर्ग अवयव। तो तीन कोटि का वर्ग अवयव कैसे बोला जाए, ध्यान देंगे। C बराबर कितना बराबर, C बराबर, तो C बराबर हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ में आया बात। चलिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की ओर। कोई डाउट होगा तो बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था आपका वर्ग अवयव, कितने भी कोटि का आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर इसके अगला कॉन्सेप्ट विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव, विकर्ण अवयव। आज हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी अगर आपको विकर्ण अवयव जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा वर्ग अवयव का कॉन्सेप्ट और अच्छा से, और इससे और बढ़कर कुछ बातें जाननी होगी। वो क्या है, जैसे A11 हम लोग देख रहे हैं, अगला क्या है यहाँ पर A12, अगला क्या बोलेंगे A21 और अगला बोलेंगे A22। तो ये एक वर्ग अवयव है, ध्यान दीजिएगा। मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट से वाकिफ कराऊंगा आपको, बस आप बने रहें कॉन्सेप्ट वाला के साथ। देखिए जब हम लोग किसी वर्ग अवयव के वैसे अवयव जो समान पंक्ति और समान स्तंभ में मौजूद रहते हैं, जैसे A11 A12 A11 A22, समान पंक्ति समान स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में मौजूद होते हैं, तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण का अवयव, और इसे बोलते हैं हम लोग मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे इसे, मुख्य विकर्ण।
पहले आपको बात क्लियर होना चाहिए, जो बात मैं बोलने जाऊंगा, जो बात मैं यूज करूंगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर से एक बार, A11 A22 यानी समान पंक्ति समान स्तंभ वाले अवयव जिस पंक्ति में मौजूद होंगे या जिस रेखा में मौजूद होंगे उसे बोलेंगे मुख्य विकर्ण का अवयव। क्या बोलेंगे उसे? मुख्य विकर्ण का अवयव, ठीक। तो ये मुख्य विकर्ण का अवयव आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, ये मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है तो इसे क्या बोल देंगे? जीरो। ये भी मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। जब ये जीरो होगा तो इसे हम लोग बोल देंगे विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। थोड़ा सा इसे नीचे की ओर देखते हैं कैसा दिख रहा है। हम लोग बोलेंगे A11 जीरो जीरो, यहां बोलेंगे A22, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण का अवयव से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? शून्य। परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। उस वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, ये हो चाहे नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग, ऐसे वर्ग अवयव को हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। पुनः परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर या वैसे अवयव जो मुख्य विकर्ण के नहीं हो, उन सभी का मान क्या होना चाहिए? शून्य। तो ऐसे वर्ग अवयव को हम लोग बोलते हैं कौन सा अवयव? शून्य अवयव। कौन सा अवयव? सॉरी विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 5 6, यानी कि मुख्य विकर्ण का अवयव है, बाकी सभी क्या हो गया? शून्य। तो यह एक विकर्ण अवयव है। अब इसको संकेत में सूचित करना हो तो आप सूचित कर सकते हैं इंग्लिश लेटर से, यानी कि विकर्ण का इंग्लिश होता है डायगोनल। डायगोनल का 4 अक्षर ले लीजिए और इसमें किसको दिखाने की जरूरत है? विकर्ण के अवयव को, यानी कि 1 5 6 आप लिख दीजिए। तो जैसे ही आप लिखेंगे DIAG 1 5 6 और जब ओपन करेंगे तो इसे लिखेंगे पहले विकर्ण में 1 5 6, बाकी को जितना बच गया उसको जीरो रख देंगे, जीरो ठोक देंगे। समझ में आ गया? तो जैसे ही आपका अवयव तैयार होगा उसे बोलेंगे विकर्ण अवयव, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं आगे की ओर। ध्यान से कोटि ध्यान दीजिए। अगर हम लोग n कोटि के विकर्ण अवयव को अगर हमें समझाना है, n कोटि के विकर्ण अवयव को दर्शाना है, डायगोनल मैट्रिक्स को दर्शाना है, तो इसे संक्षेप में कैसे सूचित करेंगे? तो लिख देंगे DIAG, बस विकर्ण का अवयव। विकर्ण का अवयव कौन था? A11 A22 A33 A44 डॉट डॉट ANN। तो इस तरह से यह हम लोग का संक्षेप में निरूपित हो जाएगा। वो कौन सा अवयव होगा? विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव होगा? विकर्ण अवयव। तो विद्यार्थी आप विजिट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर से, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे और दोस्तों को भी मोर एंड मोर शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये तो जरूर बताएंगे। अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे अदिश अवयव क्या होता है, अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे इकाई अवयव क्या होता है, ठीक है, और मच मोर कॉन्सेप्ट, ठीक। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, किसके बारे में? यहाँ पर विकर्ण अवयव के बारे में ध्यान से समझेंगे। विकर्ण अवयव का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में यूज होता है। थोड़ा सा और हम लोग बढ़ जाते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे DIAG, 2 कोटि का अगर हमें विकर्ण अवयव लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A11, अगला हो जाएगा A22, ठीक है। जब विद्यार्थी अगर हम लोग इसे ओपन कर लें तो कैसे लिखेंगे? A11, अगला क्या हो जाएगा? A22, ऐसे लिखना है। फिर क्या कर देना है? 0 0, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तैयार करिए। अगर A बराबर अगर लिखा रहे यहाँ पर AIJ, कितना लिखा रहे? M बाई कितना यहाँ पर M, यानी कि एक वर्ग अवयव को हम लोग को बताना है यह विकर्ण अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा? विकर्ण अवयव होगा। तो कब हम लोग बोलेंगे प्यारे विद्यार्थी विकर्ण अवयव? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसे हम लोग विकर्ण अवयव बोलेंगे कब? जब A बराबर क्या होगा?
इसको हटाइए। जैसे हम लोग बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब हम लोग बोलेंगे aij का वैल्यू जो होगा 0, कब, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, a11 a22 ये तो रहना ही रहना है। यहाँ पर इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a12, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे a21, इतना पता है। तो यहाँ पर कब 0 हुआ है, i है और यह j है, तो क्या i और j बराबर है, नहीं, एक 1 है और एक 2 है। यहाँ पर देखिए i का मान 2 है और j का मान 1 है, क्या i j के बराबर है, नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यह कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव होगा तो aij का मान 0 होगा, कब होगा, जब i जो होगा 0, i जो होगा वो j के बराबर नहीं होगा, i नॉट इक्वल टू j। तो ध्यान रखना ये कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से हम लोग लेकर आएंगे अदिश अवयव, इसी तरह से लेकर आएंगे इकाई अवयव में भी कॉन्सेप्ट। तो बस छोटा छोटा धीरे धीरे आप लोग अपना कड़ी को तो कड़ी जोड़ते जाइए और अपने पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। और एक छोटा सा बात आप लोगों के लिए, कहा जाता है मैथ की दुनिया में, क्या मैथ कहता है, मैथ कहता है कुछ ऐसा करो कमाल, कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। मैथ कहता है कि थोड़ा सा मन लगा दीजिए, कुछ अच्छा कमाल कर लीजिए, ताकि अभी जो सर के हैं मैं आपका हो जाऊंगा, आपको भी बनाने आ जाएगा। थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है प्यारे विद्यार्थी। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में।